ओम साथियों, आइए अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, अब हमने यूरोप को उठा लिया था। एशिया कंप्लीट कर चुके थे और यूरोप को हमने सबसे पहले सोवियत संघ को उठाया था, जो किसी दौर में सोवियत संघ हुआ करता था और सन 91 में वह 15 देशों में विभाजित हुआ, जिसमें से कुछ देश तो आज की तारीख में एशिया में काउंट होते हैं और कुछ देश यूरोप में काउंट होते हैं। हमने एशिया में जो देश पढ़े थे, आइए सोवियत संघ से अलग होने वाले देश जो अब तक हम पढ़ चुके हैं: कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान और रसिया का जो पूरा देश है, रसिया अपने आप में। ये देश जो है अभी तक एशिया में हमने पढ़े हैं। रसिया मेनली यूरोप में काउंट होता है, तो रसिया यूरोप में हो गया। उसके साथ इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, और आज हम पढ़ेंगे बेलारूस, यूक्रेन और मोल्डोवा। ये देश हैं सोवियत संघ से अलग होने वाले, जो सन 91 में 15 देश अलग हुए। तो अभी तक हमने जो पढ़ा था वो इस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे बेलारूस। बेलारूस जिसका यूरोप का अंतिम डिक्टेटर यहां पर उपस्थित है, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। जी हाँ, जो ये अलेक्जेंडर लुकाशेंको है, ये सन 94 से लेकर आज तक वहां का राष्ट्रपति बना हुआ है। लोग कहते हैं कि वोट चोरी नहीं होते हैं। अगर इसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको देखना हो तो बेलारूस की वर्तमान स्थिति पढ़ के देखिएगा। ये मैं पुरानी बातें नहीं कर रहा हूं। सन 2020 में कोविड के बाद वहां पर एक चुनाव हुआ। कोविड के दौरान 2020 में एक चुनाव होता है वहां पर, जहां पर जिस दिन काउंटिंग होनी थी, इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। इंटरनेट के बावजूद उसके अलावा कोई भी, जैसे हमारे यहाँ पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है, कोई मीडिया पूर्व अनुमान नहीं लगा सकता था। ये नियम था वहां पर। कौन से देश की बात कर रहे हैं हम? बेलारूस देश की बात कर रहे हैं। क्योंकि बेलारूस और रसिया का आपसी संबंध आज भी बहुत अच्छा है। ये दोनों यहाँ पर पुतिन हुए और यहाँ पर अलेक्जेंडर हुए, इन दोनों का आपस में रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। ये कहीं ना कहीं बेलारूस एक तरीके से, क्योंकि यहाँ की जनता भी रसिया बोलती है मैक्सिमम, और कहीं ना कहीं ये अपना अस्तित्व बनाए बैठा है, तो कहीं ना कहीं पुतिन की देन है कि आज की तारीख में यूरोप का अंतिम डिक्टेटर यहाँ पर उपस्थित है। खैर, जब हम इसके इतिहास की बात करेंगे बेलारूस की या सोवियत संघ की, तब हम इसको जरूर पढ़ेंगे कि किस तरीके से 1994 में यह गणतंत्र देश बनने की तरफ चला था, लेकिन उसके बाद मात्र 2 वर्षों के बाद ही यहां पर कुछ ऐसा होता है कि एक डिक्टेटर क्रिएट हो जाता है। वही आदमी जो जनता द्वारा चयन किया गया था, वह आदमी एक डिक्टेटर बन जाता है, और यह आज तक भी बना हुआ है। यहां पर वोट चोरी का इतना इल्जाम लगा, इतना इल्जाम लगा कि यूरोप के और अमेरिका जैसे देशों ने यहां पर बहुत सारी चीजें बोली इस बारे में कि बेलारूस में वोट चोरी हुई है, और इसी कारण से वहां पे यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारी सुविधाएं या बहुत सारी जो सर्विसेज थी वो बंद कर दी। किसके साथ? बेलारूस के साथ। क्योंकि यह एक लैंडलॉक देश है। लैंडलॉक देश वो देश होता है जो चारों दिशाओं से किसी समुद्री किनारे से ना जुड़ा हुआ हो, धरती के टुकड़े से ही जुड़ा हुआ हो। ऐसे भी हमने पीछे भी देश पढ़े हैं, खैर ये अलग से मैं आपको बताऊंगा। लैंडलॉक किसे कहते हैं, डबल लैंडलॉक किसे कहते हैं। फिलहाल हम बेलारूस की बात कर रहे हैं। तो बेलारूस में सन 94 में एक व्यक्ति गणतंत्र के रूप में जनता द्वारा चयन करके राष्ट्रपति बनता है, और मात्र 2 वर्षों के बाद ही वहां पर, उसके बाद से लेकर आज तक, वह किसी को वहां पर अपने अतिरिक्त शासन नहीं करने देता। कौन से देश की बात कर रहे हैं? बेलारूस की बात कर रहे हैं। और इसे पूरा ही पूरा सपोर्ट मिला हुआ है पुतिन द्वारा। रूस के जो राष्ट्रपति हैं पुतिन, उनके द्वारा इनको मिला हुआ है पूरा समर्थन। इसी के चलते हुए जब इनकी वोट चोरी वाली स्थिति देखी, यहां तक ये कहा जाता है कि 2020 में एक व्यक्ति इनके विरुद्ध में चुनाव लड़ने उतरा, उसे इन्होंने जेल में गिरवा दिया।
तो उसके पश्चात उसकी पत्नी चुनाव लड़ने उतरी और उसकी पत्नी की चुनावी रैलियों में लाखों की तादाद में लोग आया करते थे, इसका विरोध कर रहे थे लोग। लेकिन जिस दिन चुनाव का रिजल्ट आना होता है उस दिन कुछ ऐसा होता है कि 80% वोट अकेले इनको मिल जाते हैं। जी हाँ, यही अंतिम डिक्टेटर को। बाकी उस महिला को मात्र 10% वोट मिलता है और वह अपना देश छोड़कर लिथुआनिया चली जाती है, क्योंकि इस देश में ऐसा हो रखा है कि जो भी व्यक्ति वहां के शासक के खिलाफ कुछ बोलेगा या तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उसे मार दिया जाएगा। ऐसा यहां पर हुआ है। कौन से देश की बात कर रहे हैं? बेलारूस की बात कर रहे हैं। बेलारूस में एक चीज और अभी प्रचलित है कि डेथ पेनल्टी, मृत्युदंड। मृत्युदंड यूरोप के किसी भी अन्य देश में नहीं है सिवाय बेलारूस में। मृत्युदंड का प्रावधान, डेथ पेनल्टी का प्रावधान कौन से देश में है? बेलारूस में है। बेलारूस की जो सीमाएं हैं, बेलारूस की जो सीमाएं हैं लिथुआनिया से मिलती हैं, लैटविया से मिलती हैं। बेलारूस की जो सीमाएं हैं वो लिथुआनिया से मिलती हैं, लैटविया से मिलती हैं, रसिया से मिलती हैं, यूक्रेन से मिलती हैं और आपके पोलैंड से मिलती हैं। ये देश है बेलारूस। बेलारूस ये देश है जहां पर आज भी डेथ पेनल्टी है। बेलारूस के लिए एक चीज और बड़ी प्रचलित है, आप कितना आलू खा लेंगे भाई? पूरे साल में कितना आलू खा लेंगे? दुनिया का ये एक ऐसा देश है, दुनिया का ये सबसे ज्यादा आलू खाने वाला प्रति व्यक्ति, आलू खाने वाला प्रति एक वर्ष में जो सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आलू खाए जाते हैं वो बेलारूस में खाए जाते हैं। तकरीबन 1.5 क्विंटल से अधिक एक आदमी आलू खा लेता है पूरे साल में। कहां पर? बेलारूस में। ये जो देश है ये आलू को बहुत पसंद करते हैं। इसके बाद हम यूक्रेन पढ़ेंगे, पोलैंड पढ़ेंगे। इन देशों में भी आलू की बहुत अधिक खपत है, बेइंतहा खपत करते हैं। लेकिन चूंकि प्रति व्यक्ति के अनुसार अगर हम देखें तो दुनिया में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा आलू कौन खाते हैं? कहाँ के लोग? बेलारूस के। तकरीबन 1.5 क्विंटल आलू एक व्यक्ति पूरे साल में खा लेता है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम? बेलारूस की बात कर रहे हैं। कहाँ की? बेलारूस की बात कर रहे हैं। आइए इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करेंगे यूक्रेन की। खैर आज के दौर में यूक्रेन एक ऐसा देश बन चुका है जिसे बच्चा बच्चा तक जानता है कि यूक्रेन में ऐसा क्या है क्या नहीं, कि जिस वजह से आज ये बच्चा बच्चा जानता है। कारण है यूक्रेन और रसिया का युद्ध। बहुत से लोगों का यह मानना है कि यूक्रेन और रसिया का युद्ध कहीं वर्ल्ड वॉर तृतीय है। ये कासिम का एक शुरुआत तो नहीं है? क्या ये एक वर्ल्ड वॉर तृतीय की शुरुआत तो नहीं है? किस किस के देश में युद्ध है? रसिया और यूक्रेन में। क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि यूक्रेन ही सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका था और सन 91 में यह अलग बना, स्वतंत्र हुआ। तो ऐसा क्या हो गया कि रसिया इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है? रसिया इसको मारना, मतलब इससे लड़ता है, इससे युद्ध कर रहा है। ऐसा क्यों? बहुत से लोग कहते हैं कि नाटो से जुड़ना चाहता है। अभी हमने ऊपर पढ़ा एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया भी तो नाटो के सदस्य हैं। नाटो के सदस्य हैं ये देश भी। और ये किससे अलग हुए थे? सोवियत संघ से अलग हुए थे। तो इनसे युद्ध क्यों नहीं किया इसने? इसी से क्यों युद्ध कर रहा है? इसके पीछे कारण है। देखिए यूक्रेन का क्या है, यूक्रेन एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत अच्छी उपजाऊ जमीनें हैं। यहाँ पर बहुत कुछ खनिज उपस्थित हैं। कौन से देश में? यूक्रेन में। तेल गैस जैसे भंडार यहाँ पर हैं यूक्रेन में। और एक महत्वपूर्ण चीज जो मैंने अभी आपको बताई कि कृषि से रिलेटेड यहाँ पर बहुत अच्छी उपजाऊ जमीनें मिलती हैं। आपको अभी हमने पिछले लेक्चर में बताया था लेनिन और स्टालिन जैसी
व्यक्तियों की कहानी कि कम्युनिस्टवाद जो था वो था कुछ और, लेकिन जब वह दूसरे हाथों में चला गया तो दिशा तो बदली, दशा नहीं बदली। दिशा देने वाले बदले लेकिन दशा नहीं बदली उन लोगों की, क्योंकि कम्युनिस्टवाद को लाने वाले जो लोग थे, कम्युनिस्टवाद की जो परिभाषा थी उसको बदल दिया था यहाँ पर स्टालिन ने। कम्युनिस्टवाद बहुत सी स्थितियों में अच्छा भी था, बहुत सी स्थितियों में बेकार भी था, भी हमने पिछले लेक्चर में इसको देखा है। लेकिन जिस समय स्टालिन ने सोवियत संघ पर शासन किया, जिसको हम कहते हैं क्रूरता की सारी हदें पार भी उसने की, लगभग कई करोड़ लोगों की हत्याओं का उसके ऊपर इल्जाम है स्टालिन के ऊपर। ये उसी दौर की बात है जिस समय हिटलर हुआ करता था। हिटलर कौन से देश में था वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन स्टालिन भी एक बहुत खतरनाक डिक्टेटर हुआ है, शायद इनके बराबर या इनसे ऊपर ही कहेंगे हिटलर वगैरह से, कि क्रूरता के मामले में इनसे कम नहीं था। आपको जानकर अचंभा होगा, एक दौर यूक्रेन में ऐसा आया कि यहां पर भुखमरी शुरू हो गई। कहां पर? यूक्रेन में भुखमरी शुरू हो गई, उपजाऊ जमीन होने के बावजूद। लेकिन यहां पर जब भुखमरी शुरू हुई तो बाहरी लोगों ने इसको मदद करने के लिए बोला कि हम मदद करेंगे, लेकिन स्टालिन ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था। स्टालिन ने मदद लेने से साफ इनकार कर दिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि 70 लाख लोग भूखमरी से यहां पर मर गए थे। कहां पर? यूक्रेन में। क्योंकि यूक्रेन में ये स्थितियां बन गई थी कि यहां पर एक तो रसिया से में जो लोग रहते थे उनसे अलग लोग यहां पर रहते थे, यहां की भाषा भी अलग थी। थे तो क्रिश्चियंस ही, ईसाई थे, लेकिन रशियंस नहीं थे। इनकी भाषा भी अलग थी, इनकी जो नेचर था वो भी अलग था। तो इसके चलते ये परिणाम हुआ कि यूक्रेन इनसे अपने आप को अलग समझने लगा। लेकिन स्टालिन ने एक नीति यहां पर चली उस दौर में, इस हिस्से पर कुछ रशियंस को बसा दिया यहां पर लाकर। किन्हें बसा दिया? रशियंस को लाकर बसा दिया, जिनकी भाषा भी अलग थी, नेचर भी अलग था, रहन सहन भी अलग था। लेकिन ये लोग आपस में एडजस्ट नहीं हो पाए। ये स्टालिन की बात है, ये सन 40 के 45 के आसपास की घटना है, जब रशियंस को यहां पर लाकर बसा दिया था। किसने? स्टालिन ने। और वही बीज आगे जाकर ऐसा हुआ कि यहां पर आपने नाम सुना होगा, एक तो यहां पर क्रीमिया 2014 में यूक्रेन से रसिया ने ले लिया, और डोनबास्क रीजन 2022 में वहां से उन्होंने ले लिया। क्यों ले लिया? उसके पीछे कारण क्या था? किसी दौर में ये हमने ओटोमन साम्राज्य आपको पढ़ा था, तो ये ओटोमन साम्राज्य का कहीं ना कहीं हिस्सा हुआ करता था, जिससे जीता था रूसी साम्राज्य ने। रूसी साम्राज्य ने इसको जीत लिया था। लेकिन जब यह सोवियत संघ बना तो सोवियत संघ में यह हिस्सा इसके पास दे दिया गया था, क्योंकि सोवियत संघ तो एक ही देश हुआ करता था। उसी के परिणाम स्वरूप इसको क्रीमिया क्षेत्र को रसिया अपने क्षेत्र में ले लेता है। फिर उसके बाद 2022 में डोनबास को रसिया ले लेता है। चूंकि मैंने आपको बताया कि रसियंस को यहां पर बसाया गया था, जब रसियंस को यहां बिठाया गया और आज वे लोग भी हैं वहां पर, तो उन लोगों से यह कहलवाया गया कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, हम यूक्रेन के साथ नहीं रहना चाहते हैं। इसी का परिणाम हुआ कि रसिया ने यूक्रेन पे हमले किए। और कहीं ना कहीं यह भी कारण था कि यह नाटो के साथ ना जुड़ जाए, क्योंकि अगर नाटो के साथ जुड़ गया तो नाटो का मतलब हो गया ये कि नाटो के साथ जितने भी देश हैं, जितने भी देश नाटो के सदस्य हैं, अगर किसी एक पे भी हमला होगा तो वे सभी देश मिलकर उस देश पर हमला करेंगे जो देश नाटो देश के सदस्य पर हमला करेगा। अगर मान के चलिए नाटो से हो जाए, और ये विवाद हमें आज से नहीं है, बहुत पहले से विवाद है यूक्रेन के साथ। अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो यूक्रेन के साथ नया विवाद नहीं है, ये सैकड़ों वर्षों पुराना इतिहास है। तो ये अगर इस पे कुछ होता है और ये नाटो का सदस्य यदि बन गया, तब क्या होगा? तब अमेरिका यहां आ जाएगा, बाकी देश यहां आ जाएंगे और वो रसिया को बर्बाद करने का प्रयास करेंगे। यही कारण है
कि वे ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये नाटो से ना जुड़े। कौन? यूक्रेन ना जुड़े। आइए इसके बाद, ये कौन से देश की बात कर रहे हैं हम यूक्रेन देश की बात कर रहे हैं। कौन से देश की? यूक्रेन की। रसिया का युद्ध किससे चल रहा है? यूक्रेन से चल रहा है। इसके पीछे कारण तो कई हैं, लेकिन जब हम इसके इतिहास के विषय में बात करेंगे तब करेंगे, इसलिए अभी वर्ल्ड मैप के विषय में है तो अभी हम सिर्फ देशों को देख रहे हैं, हम इनके इतिहास के विषय में भी बात करेंगे। यूक्रेन में 2022 तक एक मेट्रो स्टेशन ऐसा भी था जो दुनिया का सबसे गहराई में जाकर था, तकरीबन 105 मीटर, लेकिन आज की तारीख में ये दूसरे स्थान पर है। कहां की बात कर रहे हैं हम? यूक्रेन देश की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यूरोप देश के सबसे गरीब देश की बात, और जो सोवियत संघ का हिस्सा रह चुका है और सन 91 में वह भी उनसे अलग हुआ था। उस देश का नाम है मोल्डोवा। यूरोप देश का सबसे गरीब देश 2025-26 के अनुसार कौन? मोल्डोवा। ठीक है, ये अब हम समझ गए हैं कि हमने सोवियत संघ पढ़ लिया है। सोवियत संघ से अलग होने वाले कितने देश? 15 देश। हमने एशिया में कितने देश पढ़े थे? 8 देश। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान। ये 8 देश हमने पढ़े थे सोवियत संघ से जो अलग हुए सन 91 में, और आज वह एशिया में है। इसके बाद बाकी कौन से देश हैं? 7। रसिया है, इस्टोनिया, लैटविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन और आपका मोल्डोवा। ये कौन से उससे अलग हुए हैं? सोवियत संघ के। ये हमारे 15 देश हो चुके हैं।